ये क्यों आया यहाँ? मिन्हल, इसे कहो कि ये जाए और कभी अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। वो जब जब उसे देखती थी सारे ज़ख्म रिसने लगते थे। मैं तो मम्मी के कहने पर अयादत को आया था, पता चला तबीयत ख़राब है, मगर मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो चुका है। वो बिना इजाज़त मिलने का इंतज़ार किए कमरे में चला आया। मैं आती हूँ, तुम्हारे लिए सूप बना रही थी, उसे देख लूँ और आकर कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मिन्हल को अपना आप वहाँ खड़े रहना अजीब लगा तो बहाना बनाकर खिसक गई और जाते हुए दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। मारे तैश के उसका तनफ़ुस बुरी तरह फूला हुआ था। काश उसके पास कोई जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते सारे मंजर बदल जाते। क्यों परेशान कर रही हो सबको? मेरी मर्जी, वो वैसे ही बदतमीज़ी से बोली थी। इतनी सी हो तुम, 1 मिनट में दिमाग सेट कर सकता हूँ तुम्हारा। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम अच्छे से जानती हो ये चोंचलेबाजियाँ कितनी जहर लगती हैं मुझे। तो तुम्हें किसने कहा कि चोंचले उठाओ मेरे? अपने लफ्ज़ों पर गौर करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है तुम्हारी। उसका लहजा उतना ही सर था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से और कोशिश किया करें कि मेरे सामने मत आया करें। वो तमीज़ से तुमसे आप पर आ गई दोबारा से। क्यों सामने ना आया करूं? हालांकि तुम्हें अब मुझे उम्र भर देखना है, जबकि मैं ये चेहरा क़यामत तक नहीं देखना चाहती। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या हो सकता है? और अभी मिन्हल के सामने क्या बकवास कर रही थी तुम? यकदम उसकी आंखों में लहू उतर आया। जब सुन चुके हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? वो उतनी ही निडर होकर बोली, चलो तुम बता दो, मैंने शायद ठीक से सुना ना हो। सोग मना रही हूँ मोमिन शाह का। जुबान काट डालूंगा अगर दोबारा ऐसी कोई बकवास की तो। 1 मिनट में वो चील की तरह उस पर झपटा था। काट दो, क्या होगा उससे? सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। इन्हीं हाथों से तुम्हें कब्र में उतार दूंगा अगर तुमने एक बार और ये कहा तो। उसका मुंह हाथ में दबोचे उसका सर बेड ग्राउंड से लगाते वो कहर बन गया हुआ था। मोमिन शाह का हाथ दरवाजे के हैंडल पर वहीं फरीज हो गया। उसे भी ईशल की मुसलसल तबीयत खराबी का पता चला था और उसे उस लड़की से दिली हमदर्दी भी थी कि उसकी ज़ात उस नाजुक सी लड़की के लिए तकलीफ का बाइस बनी थी। मगर अंदर से आती आवाज़ों ने, इन बातों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ सोचता वहीं से ही पलट गया। उतार दें कब्र में मुझे, अब जीने का कोई शौक भी नहीं मुझे। बहुत जल्द ये शौक भी पूरा कर दूंगा तुम्हारा। उसको छोड़ते वो पल में उससे दूर हुआ। मैं इंतज़ार करूंगी उस दिन का जिस दिन ऐसा होगा। फ़िलहाल तो तुम दिन गिनो अपनी आज़ादी के ख़त्म होने के, 10-12 दिन ही बचे हैं। मैं दुआ करूंगी कि उससे पहले आप ना रहें या मैं ना बचूं। वो उतनी ही नफ़रत से बोली, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। मौत ही तुम्हें मुझसे बचा सकती है, वरना तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकती। मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? वो आखिर में थक कर रो पड़ी उस संग दिल के सामने। तुम रहना चाहो चाहे ना रहना चाहो, मगर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मगर क्यों? मजबूरी है। कैसी मजबूरी? आखिर मैं ही क्यों? बस तुम ये समझ लो कि उड़द शेर का सकून जुड़ गया है तुम्हारे साथ। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने तो जैसे सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया था ना, वो चिढ़ गया था। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या भरोसा आपका? बहुत अच्छी बात है, मत करो भरोसा। मैं यहाँ भरोसा दिलाने आया भी नहीं, सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तमीज़ से रहो और ये हर वक्त की नहुसत ख़त्म करो। मर नहीं गया है कोई। अब कोई शिकायत ना मिले मुझे। अगर दोबारा मुझे आना पड़ा तो फिर अपनी खैर मनाना। वो उसको वार्न कर गया। अभी मिनल सूप लेकर आएगी, तमीज़ से पियो और मेडिसिन खाओ। गेट वेल सून। बिना उसका कोई जला कटा जवाब सुने वो वहाँ से निकलता चला गया। कौन थी वो? अचानक से टकराई और फिर गले ही पड़ गई और अब उसको परेशान किए हुए थी। मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रहा था मगर बंद था। एड्रेस उसे पता नहीं था, जाने कहाँ रहती थी। उफ, पागल हो जाऊंगा। पिछले 4 दिनों से वो उसकी तरफ से किसी राब्ते का मुंतज़िर था। उसे लगा नाराज़ थी इसी वजह से चली गई, मगर वो पहले भी वापस आ जाती थी। मगर अब तो उसका कोई अता पता ही ना था। तुम ये अच्छा नहीं कर रही ज़ायशा, मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो जो तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है नंबर बंद कर लोगी तो मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा? हम पुलिस वालों के लिए किसी को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। तो फिर मिलते हैं कल। मुसलसल सिगरेट फूंकते वो टेरेस पर खड़ा आसमान पर नज़र टिकाए उसी से मुखातिब था जो जाने उसे तंग करने के लिए या फिर उसकी बेताबी का इम्तहान लेने को छुप गई थी। उसने आखिरी कश लेकर मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। ज़ायशा मीर स्पीकिंग। यस सर। नंबर भेजा है, उसकी सारी डिटेल्स निकलवा कर सेंड करो मुझे। सारी का मतलब सारी। ओके सर। गेट रेडी मिस आयशा रहमान, अभी तो तुम ज़मीन के ऊपर हो, वरना तुम्हें तो मैं ज़मीन की तहों से भी निकाल लूँ। मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या सोचकर भागी तुम? मुझे परेशान करना चाहती थी या कोई आजमाइश देना चाहती थी? अगर ऐसा था तो चलो, तो फिर तुम्हें बताते हैं कि मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा कर पछताते हैं। क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारी तलाश में दुनिया ज़ेर ज़बर कर डालूं या ज़मीन आसमान के कलाबे नापूं? जब मैंने कहा तुम
जब मैंने कहा था तब तुम पीछे नहीं हटी। मैंने कहा था ना कि अब तुम भाग नहीं सकती, मगर तुम फिर भी फरार हुई। तुम्हारी सज़ा तो फिर बनती है ना अब। जी, किससे मिलना है आपको? गेट पर खड़े चौकीदार ने एक नज़र उस लशपश से बंदे को और उसकी बड़ी सी गाड़ी को देखते हुए मरूब से अंदाज में पूछा। अब क्या कहता जायशा से मिलना है, मगर और कहता भी क्या? उसके बारे में और जानता ही क्या था, या उसके घर वालों के बारे में? मिस जायशा रहमान से मिलना था। कुछ शशोपंज के बाद वो यही कह सका। वो तो घर पर नहीं है जी। चौकीदार कुछ हिचकिचाहट का शिकार था। कब तक आ जाएंगी? वो तो जी कहीं गई हुई हैं, शहर से बाहर। वो उस अजनबी को और क्या कहता? कब गई वो? ज़ाहिर शाह मीर जो मसरूर सा आया था, मगर यहाँ आकर बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी और कुछ चौकीदार का अंदाज़ मशकूक सा था। वो तो जी। इससे पहले कि चौकीदार कोई जवाब देता, उसी पल अंसर वहाँ चला आया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर ने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ाहिर शाह मीर है ना? आपको कैसे पता? वैसे तो आपको तकरीबन हर कोई जानता है, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं आप, मगर मैं आपको ज़ाहिर शाह के हवाले से जानता हूँ। ज़ाहिर शाह को हैरत हुई थी कि उसने अपने घर भी ज़ाहिर के बारे में बताया हुआ था। क्या बताया था उसने आपको? उसको एक बार मैंने कहा था कि ज़ाहिर शाह मीर कभी तुम्हारा नहीं होगा। तुम खुद को वेस्ट कर रही हो, कभी एक नज़र पलट कर भी नहीं देखेगा वो तुम्हें। आपको पता उसने जवाब में क्या कहा था? क्या? ज़ाहिर का दिल यकदम जैसे मुट्ठी में आया था। उसने कहा कि तुम देखना अंसर, जिसके पास आज एक मिनट नहीं है ना मेरे लिए, एक दिन वो सब छोड़कर मुझे ढूंढता हुआ आएगा इसी दर पर। मैं शायद तब ना हूँ ये सब देखने के लिए, मगर तुम देखना वो आएगा, इन्हीं राहों पर सरगर्दा होगा मेरी तलाश में। उसकी नींदों में सुराख ना कर दूँ तो कहना इतनी बेअसर भी नहीं मेरी मोहब्बत कि उस पर असर ना करे। माना कि बाकियों से मुख्तलिफ है और कुछ मुश्किल भी है उसको समझना, मगर वो एक बार मुझे ढूंढता हुआ आएगा ज़रूर। और जब वो यहाँ आए तो उसे कहना कि वापस लौट जाए अपनी दुनिया में। अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कहना कि मैंने उसे आज़ाद किया अपनी ज़बरदस्ती की मोहब्बत से। मेरा उस पर कोई कर्ज नहीं, वो आज़ाद है। मैंने उसको बहुत तंग किया, बहुत सताया, अब मज़ीद नहीं। इससे पहले कि मोहब्बत उसे जकड़ ले, वो पलट जाए उन्हीं राहों पर जहाँ से आया था। ज़ाहिर को खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। उसे महसूस हुआ वो भुरभुरी रेत की मानिंद अभी ज़मीन पर ढेर हो जाएगा। कहाँ है वो? उसकी आवाज़ जैसे किसी कुएं से आ रही थी। नहीं मालूम कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। आप कौन है? मैं अंसर हूँ, जायशा का फर्स्ट कज़न। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। मैं भी पागल हूँ, इधर ही बातों में लगा लिया। बहुत शुक्रिया, मैं अब चलूँगा। वो बमुश्किल फीका सा मुस्कुराया। अंदर आएँ प्लीज़, मेरे पास और तो कुछ नहीं। हाँ, उसकी एक डायरी है, अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, शायद आपके कुछ काम आ जाए। ज़ाहिर नाचार उसके साथ आगे बढ़ा, हालांकि वो भाग जाना चाहता था वहाँ से। आप बैठे, मैं अभी आया। अंसर उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर मुलाजमा को चाय का बोलकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। ज़ाहिर शामिर अपने अंदर की तोड़ फोड़ से नबर्द आज़मा खामोशी से सर झुकाए बैठा था। आप कौन हैं? अंसर की माँ ने एक्सरे करती निगाहों से ज़ाहिर का जायज़ा लेते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिर शामिर हूँ, जायशा से बात करने आया था। वो एहतरामन खड़े होते बोला। फिर तो तुम्हें नाकामी होगी, क्योंकि वो तो यहाँ नहीं है, भाग गई है अपने किसी यार के साथ। तुम्हें भी बेवकूफ़ बनाकर चली गई। मेरे बेटे को भी पीछे लगाया हुआ था। हाय, बड़ी चलत्तरबाज लड़की थी। मेरा बेटा देवदास बना बैठा था और तुम भी उसको ढूंढते फिर रहे हो। अरे दफ़ा करो ऐसी लड़की को जिसको ना अपनी इज्जत की कोई परवाह, ना घर की इज्जत का पास रखा। माँ भाग गई, बाप बीवी का गम लिए मर गया, इस बदबख्त को हमारी बदनामी के लिए छोड़ गए। वो हस्बे मामूल जायशा की नॉन स्टॉप बुराइयाँ शुरू कर चुकी थी। अम्मी प्लीज़ बस कर दें, कैसी बातें कर रही हैं आप? अंसर ने दबा दबा सा एहतजाज किया। अरे मैं तो 1000 बार लानत भेज चुकी हूँ, तुम भी दफ़ा करो अब उसको। आप बुरा मत मनाइएगा, अम्मी बस जायशा की अचानक गुमशुदगी की वजह से परेशान है। वो शर्मिंदा सा डायरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। वो जल्दी से एक्सक्यूज़ करते वहाँ से निकल गया। स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त देखकर बखूबी उसकी अंदरूनी हालत का अंदाज़ा हो रहा था। तुम मुझे कहीं मिल जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा। खैर, ढूंढ तो मैं तुम्हें लूँगा, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। बस दुआ करो कि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जितना टाइम लगेगा उतना ही तुम्हारे हक में बुरा होगा। ये मिलना है तुमसे, आ सकते मिलना है तुमसे, आ सकते हो। किसी सलाम दुआ के बगैर उसने बात की थी काम की और मोबाइल साइड पर रख दिया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुजर गए, मगर कोई जवाब ना आया। एक तो ये बंदा मेरी समझ से बाहर है, कितना एटीट्यूड दिखाता है। ये मुझे एक रिप्लाई तक नहीं कर सकता, मगर रिप्लाई तो तब करे जब मैसेज देखेगा। अभी तो मैसेज सीन ही नहीं हुआ था।
मगर लास्ट टाइम मैसेज देखकर भी कौन सा रिप्लाई किया था। उसने कुछ सोचकर कॉल मिलाई मगर मायूसी हुई, शायद उसने नेट ऑफ किया हुआ था। भाड़ में जाओ तुम। वो अजीब कनूती सी हो रही थी। उस वक्त न कहीं जाने को दिल कर रहा था, न किसी से बात करने को दिल कर रहा था। घर में आज फिर शादी की बात हुई। बात क्या बल्कि अच्छी खासी बहस हुई थी। उसका दिमाग घुमा हुआ था। जाने क्यों वो लाशौरी तौर पर जब भी किसी उलझन में होती उसे उसी की ही याद क्यों आती थी, या वो खुद उससे टकराता था। क्या ये किसी कहानी की शुरुआत थी या यहाँ से कोई और राह निकलना था उसके लिए। दिलशेर उस वक्त अपने किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। मीटिंग खत्म हुई तो उसने मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर एक साथ बहुत से नोटिफिकेशन शो हुए, जिनमें उसकी फयांसी साहिबा का भी था। काफ़ी दिनों बाद, बल्कि उस दिन के बाद आज उसकी तरफ से कोई पैगाम मौसूल हुआ था। वो मैसेजेस ओपन करते लिफ्ट तक आया। मतलूबा फ्लोर का बटन प्रेस करते वो अब मैसेज रीड करने लगा। मिलना है तुमसे, आ सकते हो। बहुत खूब, तुम्हारा भी जवाब नहीं हानिया मुर्तज़ा। उसने नफ़ी में सर झटका और मोबाइल जेब में डाल दिया। उसको अभी कुछ देर तक यहाँ से निकलना था, उसके बाद ही सोच सकता था इस बारे में, इसलिए फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं किया था। तो क्या तुम दोनों अब यूं ही एक दूसरे का सामना करने से भागते रहोगे? अब जो होना था हो गया, फेस करो अब इसको मोमिन शाह। मैं भाग नहीं रहा डैड, आपको पता है ना मैं अपने फैसलों पर पछताता हूँ, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि थोड़े से टाइम के लिए मंजर से हट जाऊँ, ताकि उरद शेर और ईशल मुझसे हटकर अपने बारे में सोचें। उरद शेर कोशिश के बावजूद भी नॉर्मल नहीं हो रहा, क्योंकि उसे अभी तक गिल्ट है। वो अभी भी यही सोचता है कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और आपको ईशल का तो पता ही है, वो आजकल परेशान है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी बहुत है। और ऐसे में अगर मैं बार बार उसके सामने जाऊँगा तो उसे बार बार तकलीफ़ होगी। मैं सिर्फ उन दोनों को स्पेस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए लाहौर जाना चाहता हूँ। साथ अपना केस भी अच्छे से देख लूँगा, बल्कि वहाँ जाकर सब मुझे देखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है माई सन, आप अपनी तैयारी कर लो। मुराद से मैं बात कर लूँगा और उरद शेर को तुम्हें खुद ही जवाब देना होगा, फिर मैं उसे समझा लूँगा। बाकी आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सब बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। चीज़ें सेट होने में वक्त तो लगेगा, मगर हम मिलकर कर लेंगे सब। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मीर ने उसका कंधा थपथपाया। थैंक्स डैड, बट आई एम प्राउड ऑफ उरद शेर। उसने उरद शेर के साथ बात करना लाजिम समझा। ऑफ कोर्स उरद शेर विल ऑलवेज बी आवर प्राउड। वो मीर शाह से बात करने के बाद सीधा उरद शेर के पास पहुंचा। व्हाट्सअप जिगर। उसने उरद शेर को लैपटॉप पर बिजी देखकर उसके साथ ही जगह संभाली। सामने बड़े से पैकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगाए। मोमिन, मुझे जुरैज से पता चला कि तुम ज़्यादा स्मोकिंग करने लगे हो। उरद शेर ने उसे एक भरपूर निगाह से घूरा। और वो इसलिए कि मुझे पता था कि वहाँ लंदन में भी तुम ज़्यादा सिगरेट फूंकते होगे। अब तो कम करते यार। मैं भी कम कर दूंगा। उरद शेर ने स्क्रीन पर नज़रें हटाकर एक बार फिर उसे घूरा। ऐसे मत देख, अब तू शादीशुदा हो गया। मोमिन ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। बकवास करने की ज़रूरत नहीं और ना बात को घुमाओ मोमिन शाह। तो क्या ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारी मोहतरमा को बुरा लग सकता है। मोहतरमा को तो मैं भी बुरा लगता हूँ। उसको छोड़ो तुम। उसने लापरवाही से सर झटकते हुए कहा। तो फिर तुझे कोशिश करनी चाहिए ना, बजाय लड़ने के। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो। उरद शेर, अब जो रिश्ता बनाया है उसे निभाना भी है, और फिलहाल जैसी सूरत हाल है उसको देखते हुए तो यही कह सकता हूँ कि तुझे अपने गुस्से को साइड पर रखकर अकेले ही सबको हैंडल करना है। ईशल तुझे अच्छा खासा टफ टाइम देने वाली है। ऐसे में तुम अगर उसके साथ उलझते रहोगे तो बात खराब हो जाएगी। उसे अभी ये नहीं पता कि मैं उसे कितना टफ टाइम दे सकता हूँ। बाकी रही बात निभाने की, तो वो चाहे या ना चाहे, मगर मैं इस रिश्ते को अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। तू फिक्र ना कर। तो फिर क्यों उसे परेशान करता है, क्यों उलझता है तू उसके साथ? मोमिन, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो अपना सारा जहर उगल दे, वरना मर जाएगी। अगर बात नहीं करेगी तो उसका दम घुट जाएगा। मैं उसको खुद उकसाता हूँ कि वो लड़े, चीखे, चिल्लाए, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा है। तकलीफ़ मैं वो जानता हूँ मैं, इसीलिए चाहता हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके इस तकलीफ़ से निकल आए। तुम्हें ईशल के मामले में शिकायत नहीं होगी मुझसे। मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो अभी इतनी समझदार नहीं है, जानता हूँ, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो खामोश रहकर खुद को तकलीफ़ ना दे। मेरे मुंह पर मेरी नफ़ी करती है, मैं सुन लेता हूँ। मुझे तकलीफ़ देने के लिए तेरा नाम लेती है। मैं जानता हूँ वो इस सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही है, क्योंकि वो खुद तकलीफ़ में है, इसीलिए मुझे भी तकलीफ़ पहुँचाना चाहती है। मगर कोई मसला नहीं, मैं इससे ज़्यादा सह चुका हूँ। मुझे तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैं जानता हूँ तुझे सब संभालना आता है उरद शेर। अभी मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तू लाहौर जा रहा है। सोमरू वाले केस के सिलसिले में वहीं रहकर अपना होमवर्क करना चाहता है, मगर दर हकीकत तू मंजर से गायब होना चाहता है। जानता हूँ मैं, तेरी रग रग से वाकिफ़ है उरद शेर। एक तो ये बड़ी मुश्किल है यार,
تجھ سے خود کو چھپانا بہت مشکل ہے، مجھے تو اپنے مستقبل کی فکر ہو رہی ہے، تو 1 منٹ سے پہلے میرا فال نامہ کھول لیتا ہے۔ مومن نے اس کو ایک مکہ رسید کیا۔ تو کیا اجازت ہے پھر؟ اپنا خیال رکھنا، تیری فکر رہے گی اور کام ختم کر کے جلدی واپس آنا۔ فکر نہ کر، تیری شادی سے پہلے لوٹ آؤں گا، تھوڑے سے دنوں کی تو بات ہے، تو بھی اپنا خیال رکھنا اور ایشل کا بھی۔ حالانکہ تجھے میرے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ تیرے واپس آنے تک مجھے زندہ سلامت رہنے دے وہ، ورنہ جس حساب سے ٹوکرے بھر بھر کے بد دعائیں دے رہی ہے وہ محترمہ مجھے تو لگتا ہے میں زیادہ دیر نہیں جینے والا۔ اس نے کہا لگاتے ایشل کے خیالات اس تک پہنچائے۔ بکواس نہ کر، اب پٹ جائے گا مجھ سے۔